डियर स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है एजुकेशन फॉर पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में आप लोग को बिहार पॉलिटेक्निक में चलने वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट का अपडेट किया जाएगा। इस चैनल से आप पढ़ाई करने के बाद आपको कहीं भी कोचिंग का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें हम बिहार में चलने वाले पॉलिटेक्निक का टोटल सब्जेक्ट को कवर करते हुए इसमें हम अपडेट करते रहेंगे और आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इसका लाभ लीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जो कि डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का 5th सेम में चलने वाला सब्जेक्ट है। तो इसको देखते हैं। इसमें देखिए सब्जेक्ट कोड जो है 161550 है। इसके लिए आप लोग बुक ले सकते हैं एस.के. दुग्गल, एस.एस. भारी कट्टी और रीतु पब्लिकेशन। रीतु पब्लिकेशन बिहार में चलने वाले पॉलिटेक्निक का टोटल सिलेबस को कवर करता है, इसलिए आप इसको भी ले सकते हैं या इसमें से कोई भी ले सकते हैं जिसमें कि आपको टोटल सिलेबस मिल जाएगा। चलिए हम लोग एक नज़र में सिलेबस देख लेंगे कि यूनिट फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस को कवर किया जाता है। टाइप ऑफ सेक्शन यूज्ड, ग्रेड ऑफ स्टील एंड स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यूज ऑफ स्टील टेबल एंड रिलीवेंट IS कोड, टाइप ऑफ लोड्स ऑन स्टील स्ट्रक्चर, इट्स IS कोड स्पेसिफिकेशन। देखिए जो इसमें फर्स्ट यूनिट में सिलेबस है उसमें हम सारा चीज़ को कवर करते हुए सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि स्टील क्या है और उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन ए फ्यू परसेंटेज ऑफ कार्बन टू इम्प्रूव इट्स स्ट्रेंथ एंड other properties of iron. Steel is a construction material which is widely used in building, bridge, railway etc. देखिए हम लोग स्टील को कैसे बनाते हैं। स्टील को बनाने के लिए हम लोग आयरन और कार्बन का यूज करते हैं। आयरन तो आप लोग जानते होंगे कैसे बनता है। आयरन ओर से हम लोग क्या करते हैं, आयरन का निर्माण करते हैं। जब आयरन बन के रेडी होता है तो उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होता है। उसमें स्ट्रेंथ को हम लोग इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, कार्बन का यूज करते हैं और अदर मटेरियल का यूज करते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ओके, अब चलते हैं आगे देखेंगे कि टाइप ऑफ सेक्शन यूज्ड इन स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ Indian Standard BIS, there are following types of the steel section are used. आप लोग इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में जानते होंगे। नहीं जानते तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं नॉलेज पर्पज से। देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है BIS, वो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे जितना भी सिविल इंजीनियर हो या अदर कोई भी इंजीनियरिंग हो, उसमें अदर चीज़ जो स्टैंडर्ड होता है उसका मानक को तैयार करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हॉट रोल्ड स्टील आई सेक्शन क्या है। तो इस सेक्शन को समझने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, हॉट रोल्ड स्टील क्या होता है। देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज़ का हम मोल्डिंग करके उसको रेडी करते हैं। मोल्डिंग समझते होंगे,
कास्टिंग जिसमें हम लोग मोल्ड में हम लोग कास्टिंग करते हैं। जैसे कंक्रीट में अगर कंक्रीट का क्यूब बनाते थे तो एक मोल्ड होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को डाल के कास्टिंग करते हैं। उसी तरह क्या होता है कि हॉट रोल्ड स्टील को रेडी करने के लिए उसका मोल्डिंग बहुत ज़रूरी है। तो मोल्डिंग हम लोग कैसे करते हैं, हॉट रोल्ड स्टील। अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग स्टील को पूरा पिघला देंगे और उसको क्या करेंगे, मोल्ड कर देंगे। तो उस मोल्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉट रोल्ड स्टील। ओके, अब हम लोग देखते हैं आई सेक्शन। आई देख लीजिए, आई क्या होता है, इंग्लिश लेटर आप लोग समझ रहे हैं, उसमें इंग्लिश कैपिटल लेटर जो होता है उसमें आई होता है, आई के तरह ही ये दिखता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई सेक्शन। आई सेक्शन को देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए ऊपर वाला जो पोर्शन है ये, इसको हम फ्लेंज करते हैं, और ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको वेब कहते हैं। ठीक है, और ये जो थिकनेस है उसको टी एफ से हम लोग डिनोट कर लेते हैं, और ये जो बीच वाला थिकनेस है इसको डब्ल्यू फॉर वेब और टी एफ फॉर फ्लेंज। नीचे वाले पोर्शन को ब्रीथ, या ये ब्रीथ हो गया और ये डेप्थ हो गया। ठीक है, इसके साथ आगे जो भी और सेक्शन यूज करते हैं हम लोग उसको देखते हैं। देखिए अब इसमें आ गया दूसरा नंबर, क्या है, हॉट रोल स्टील चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन में क्या होता है कि ये जो है इंग्लिश लेटर का क्या होता है, सी जो होता है उसी की तरह ये दिखता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन में क्या होता है कि अपर वाला पार्ट जो होता है वो फ्लेंच होता है, और ये बीच वाला वेब होता है, जैसे कि आई सेक्शन में हम लोग देखे थे। और इसके थिकनेस को, फ्लेंच के थिकनेस को क्या है, टी एफ से डिनोट करते हैं, और बीच वाले जो थिकनेस है उसको टी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे हम लोग कि देखिए आई सेक्शन हम लोग देखें, आई सेक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो चैनल सेक्शन हम लोग देखें, चैनल सेक्शन, सॉरी दोस्त, चलिए पेन नहीं चल रहा था इसलिए थोड़ा सा। देखिए चैनल सेक्शन कैसा होता है, सी के तरह ऐसा होता है। ठीक है, चैनल सेक्शन ये देखिए इस तरह से चैनल सेक्शन देखे थे। अब देखिए ये चैनल सेक्शन जो है इसी से लगभग जितना भी सेक्शन होता है उसको हम लोग रेडी करते हैं। चैनल सेक्शन सी के तरह हो गया। अब देखिए आई सेक्शन बनाने के लिए क्या किए, इसी को दो चैनल सेक्शन का यूज कर लिए, एक चैनल सेक्शन इधर का हो गया, एक चैनल सेक्शन इधर का हो गया। तो दोनों चैनल सेक्शन मिल के क्या बन रहा है, आई सेक्शन बन रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये आई सेक्शन हो गया। ठीक है, आगे जो भी और सेक्शन देखेंगे ये सी चैनल सेक्शन जो होता है इसी से सारा बनता है। देखते हैं अब आगे जो आ रहा है, हॉट रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन। हॉट रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन को बनाने के लिए क्या करेंगे, चैनल सेक्शन को बीच से कट कर देंगे। ये देखिए ये चैनल सेक्शन है और इसको हम लोग बीच से कट कर दिए, तो ये क्या बन गया, एंगल सेक्शन। ये देखिए एंगल सेक्शन ये है। एंगल सेक्शन में क्या होता है कि ये जो पोर्शन है ये लेग कहलाता है, ये ऊपर वाला लेग, ये नीचे वाला लेग। इसमें क्या कहलाता था, चैनल सेक्शन में अलग अलग, ऊपर वाला फ्लेंच और बीच वाला वेब कहलाता था। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो है थिकनेस को ओनली टी से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे हॉट रोल्ड स्टील टी सेक्शन। देखिए टी सेक्शन क्या होता है, टी सेक्शन कुछ नहीं, ये जो है आप लोग ऊपर में देखें क्या, एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन को ही हम लोग जब दो एंगल सेक्शन को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, टी सेक्शन बनता है। देखिए ये एंगल सेक्शन है, ये एंगल सेक्शन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये जोड़ने से क्या बनेगा, एक टी सेक्शन का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप लोग को टी सेक्शन, एंगल सेक्शन, आई सेक्शन और चैनल तीनों आप लोग को समझ में आ चुका होगा। कुछ नहीं है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसका यूज भी देखेंगे, उसके बारे में और डिटेल से जानेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कहाँ यूज होता है और कहाँ कहाँ इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग आगे देखते हैं हॉट रोल्ड स्टील ट्यूब सेक्शन। देखिए हॉट रोल्ड स्टील ट्यूब सेक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, एक तरह का, देखिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि कैसा स्क्वायर हॉलो होता है,
कुछ नहीं, क्या होता है बीच में हॉलो होता है, उसमें क्या होता है ये देखिए ये पोर्शन जो हॉलो है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे क्या है एक परत से बना हुआ है, ठीक है। ये स्क्वायर हॉलो सेक्शन हो गया, रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन हो गया और सर्कुलर हॉलो सेक्शन। अब देखिए सर्कुलर हॉलो सेक्शन का आप लोग बहुत अच्छा से देखे होंगे, जाने होंगे और समझे होंगे। ये कहाँ यूज होता है, पाइप में। पाइप देख लेते हैं आप लोग को कैसा है, स्टील का बना हुआ पाइप आप लोग देखे होंगे, वो कैसा होता है, हॉलो होता है, ठीक है। और ये इसका और इसका यूज कहाँ होता है, इसका विंडो में होता है, इसका डोर में होता है। मतलब विंडो डोर में दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखे भी होंगे, बहुत जगह मिलता भी है इसका उदाहरण। उसके बाद हम लोग देखते हैं हॉट रोल्ड स्टील बार। स्टील बार, बार तो आप लोग जानते ही होंगे, सरिया जिसको करते हैं या रॉड कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हॉट रोल स्टील बार। देखिए स्क्वायर के तरह होगा, उसका लेंथ और ब्रीथ सेम होगा तो वो स्क्वायर कहलाएगा, और सर्कुलर होगा तो सर्कुलर कहलाएगा। इसका यूज कहाँ होता है, आरसीसी में बहुत यूज होता है। इसका डोर विंडो में भी यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है, आप लोग देखे होंगे। या जहाँ पे ब्यूटिफिकेशन करते हैं डोर विंडो में उसमें भी यूज करते हैं, या फिर आप ग्रिल उरिल देखे होंगे उसमें यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे हॉट रोल स्टील फ्लैट। हॉट रोल स्टील फ्लैट और हॉट रोल्ड स्टील प्लेट दोनों को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका जो ब्रीथ होता है, उसका जो ब्रीथ होता है इसमें फ्लैट में क्या होता है कि लेस देन 400 mm होता है, सॉरी यहाँ मीटर लिखा गया है, यहाँ mm होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हॉट रोल स्टील फ्लैट कितना होगा, 400 mm से कम होगा। हॉट रोल स्टील प्लेट, प्लेट क्या होगा, उसका ब्रीथ कितना होगा, 900 mm से ज़्यादा होगा, उसको क्या बोलेंगे, हॉट रोल प्लेट। अब आगे देखते हैं, आगे जो है आगे देखेंगे हॉट रोल स्टील सीट। आप लोग सीट के बारे में जानते होंगे, हिंदी में उसको बोलते हैं चदरा। चदरा को आप लोग देखे होंगे। देखिए जैसे कि हॉट रोल स्टील सीट में क्या होता है, उसका जो थिकनेस है बहुत कम होता है, ब्रीथ या लेंथ के मुकाबले बहुत कम होता है। जैसे कि ये पेज को देख लेते हैं, ये पेज में क्या है कि ब्रीथ बहुत ज़्यादा है और थिकनेस बहुत कम। देखिए एकदम थोड़ा सा 2 mm 1 mm 3 mm का थिकनेस होगा, उसको क्या बोलेंगे, हॉट रोल स्टील सीट। तो इसका यूज कहाँ कर लेते हैं, बॉक्स बनाने में कर लेते हैं, गोदरेज बनाने में करते हैं, और बहुत सारे जगह पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, हॉट रोल स्टील सीट, जिसमें क्या होगा, थिकनेस बहुत कम होगा लेंथ और ब्रीथ के मुकाबले। अब लोग हम लोग देखते हैं क्या, ग्रेड ऑफ स्टील। इसमें क्या होता है, इसका पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि क्या है, ठीक है। देखिए स्टील ग्रेड्स आर यूज टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील बेस्ड ऑन देयर यूनिक properties. Steel is broadly categorized into carbon steel and the alloy steel and are made with the varying combination of carbon, iron and other element. Okay, a stainless steel is a example of a type of alloy steel and it is made of a 11% क्रोमियम एंड निकेल टू रजिस्ट कोरेजन। देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्या होता है कि देखिए ग्रेड को डिसाइड करने के लिए उसमें जो आयरन में डिफरेंट एलिमेंट को हम लोग मिलाते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया। इससे क्या होता है, उसके प्रॉपर्टी को हम लोग इन्हेंस कर देते हैं। जैसे जैसे क्या हुआ कि आयरन में हम लोग कार्बन मिलाएं तो क्या हो गया, स्ट्रेंथ उसका बढ़ गया। वैसे ही हम लोग जब क्रोमियम और निकेल मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें कोरेजन रजिस्टिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाता है। जो कि कोरेजन आप लोग जानते होंगे, कोरेजन क्या होता है, जंग। जंग हिंदी में जानते होंगे, जंग। जंग लगने से क्या होता है, हमारा स्टील का क्या होता है, नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कुछ अमाउंट का, जैसे कि 11% क्रोमियम और निकेल मिला देते हैं तो उसमें कोरोजन प्रॉपर्टी आ जाता है। ओके, अब देखिए कि भाई ग्रेड को कौन डिसाइड करता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ग्रेड को कौन डिसाइड करता है, देखिए नीचे वाला पोर्शन देखते हैं और उसमें हम लोग फिर समझेंगे। देखिए कॉमनली यूज्ड स्टील आर कैटेगराइज इनटू ग्रेड्स बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन।
These standards are the foundation on which engineers rely when using steel in their structure. They set out the composition, mechanical properties, tolerance on the dimension, मैन्युफैक्चर मेथड एंड क्वांटिटी कंट्रोल प्रोविजन। देखिए क्या होता है कि अभी देखिए ब्यूरो ऑफ इंडिया का हम लोग पहले बात कर चुके थे। उसमें क्या हुआ कि वो डिसाइड करता है कि हम लोग को किस क्वालिटी का कोई भी सामान, जैसे कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का कोई भी सामान, जैसे सेक्शन ही हो गया या फिर स्टील हो गया, किस साइज या ग्रेड का होगा वो डिसाइड करता है। वैसे ही ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन मतलब वही इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो वो लोग ही डिसाइड करते हैं कि भाई ग्रेड क्या होगा स्टील का। तो वो लोग कैसे डिसाइड करते हैं? वो लोग क्या करते हैं कि कहीं पे वर्क कर रहे हैं या कहीं पे काम चल रहा है या कहीं पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसका कंपोजिशन चेंज करके देख लेते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या हम लोग देख, डक्टिलिटी हो गया या फिर कंप्रेस शेयर स्ट्रेंथ या जो भी स्ट्रेंथ है वो देख लेंगे। फिर उसमें टॉलरेंस ऑन डायमेंशन टॉलरेंस का मतलब क्या हो गया कि जो भी डायमेंशन हम लोग वहाँ पे सेट आउट करेंगे, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रीथ जो भी सेट आउट करेंगे, तो उसमें कितना ज़्यादा या कम हो जाएगा, कम कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग मेथड जैसे कि हम लोग अभी हॉट रोल्ड स्टील पढ़ रहे थे, तो एक कोल्ड मेथड भी होता है क्या मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये कौन सा मेथड होगा वो डिसाइड करते कौन? इंजीनियर लोग करते हैं। ठीक है। क्वांटिटी कंट्रोल प्रोविजन, तो ये सारा चीज़ मिलके ही क्या करता है? ग्रेड को डिसाइड करता है। तो देखिए हम लोग जैसे कि आगे जब पढ़ेंगे तो कौन कौन सा ग्रेड को हम लोग यूज करेंगे स्टील, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया ग्रेड 250, 500, 600 etc। एडवांटेज ऑफ स्टील में हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग स्टील से कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, ब्रिज, बिल्डिंग या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसका क्या एडवांटेज होता है। तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाएंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एज कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चरल मटेरियल्स स्टील हैज़ हाइयर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। It employs steel poses very high strength and result in smaller section as compared to other material। इस पॉइंट को समझने के लिए हम दो मटेरियल लेते हैं, एक स्टील ले लेंगे, दूसरा एल्युमिनियम ले लेंगे, और क्या करेंगे? दोनों सेम वेट का होगा। ठीक है, दोनों सेम वेट का होगा, और उससे हम लोग क्या करेंगे? कुछ भी बना लेंगे, जैसे कि बीम बना लिए। अब बीम बना लिए, सेम वेट का है, और उस पर लोड को हम लोग प्लेस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे क्या कि जो एल्युमिनियम का बीम है वो स्टील के मुकाबले पहले फेल होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो है स्ट्रेंथ कम होता है, किसका? एल्युमिनियम का, एज कम्पेयर टू स्टील। तो यही बोलता है कि वेट रेशियो के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा? स्टील का ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके। अब दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है बीइंग लाइट स्टील कैन बी ईजी टू हैंडल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। तो ये देखिए जैसे लाइट से मतलब क्या? हल्का। यहाँ पे क्या है कि स्टील को हल्का करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम कोई भी चीज़ कंक्रीट का बनाएंगे, आरसीसी कंस्ट्रक्शन करेंगे और कोई स्टील करेंगे, तो कंक्रीट के मुकाबले क्या होगा? स्टील लाइट होगा। ठीक है, उसको हम लोग ईजिली हैंडल भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर हम लोग कंक्रीट का ब्रिज बनाएं और उसका अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करना चाहें तो कितना कॉस्टली होगा और कितना मतलब कि टफ होगा ना। लेकिन अगर हम स्टील का करेंगे तो वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है। अब सी नंबर देखते हैं कि अनदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्टील इज दैट इट इज डक्टाइल। ड्यू टू दिस very useful property it does not fail abruptly या suddenly but gives ample warning by yielding before actual collapse of the structure। तो देखिए
सी नंबर देखेंगे, क्या होता है कि स्टील जो होता है डक्टाइल मटेरियल होता है, ठीक है, डक्टिलिटी होती है उसमें। अब डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी स्टील का वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम उसको अगर खींचते जाएं तो वो वायर के फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, वो जल्दी टूटेगा नहीं। तो इससे हम लोग को क्या मिल जाता है, हम लोग को बेनिफिट मिल जाता है स्ट्रक्चर में। क्या होता है कि अगर वो फेल होगा तो उससे पहले क्या होगा, वो सडनली फेल नहीं होगा। ब्रिटल मटेरियल जैसे कि कंक्रीट होता है, उसमें अगर स्टील का यूज नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, डायरेक्ट क्रैक होकर डायरेक्ट टूट जाएगा। लेकिन क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्टील में वो पहले थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, जिससे हम लोग पता कर लेंगे कि भाई ये अब फेल होने वाला है, इस पर ज़्यादा लोड आ गया है, इसका हम लोग अब रिप्लेस कर दे दूसरे मटेरियल से या दूसरे बीम या कॉलम से। इस सेकेंड पॉइंट देखते हैं, डी नंबर। स्टील हैज ए वेरी लॉन्ग लाइफ व्हेन द मेंटेन प्रॉपरली। अगर स्टील स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस अच्छे से किया जाए तो उससे क्या होगा, उसका लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा होता है। देखिए कंक्रीट का जो होता है लगभग 50 से 70 साल के लगभग का मानते हैं उसका लाइफ स्पान, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का। लेकिन स्टील का जो होता है मोर देन 120 ईयर्स होता है। क्या होता है, मोर देन 120 ईयर्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाइफ स्पान हम लोग को ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ई नंबर देखते हैं। द रीसेल वैल्यू ऑफ स्टील इज ऑल्सो वेरी हाई एमंगस्ट ऑल बिल्डिंग मटेरियल्स। तो रीसेल वैल्यू समझ रहे हैं कि जैसे हमारा लाइफ स्पान जो भी था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको तोड़ के सोच रहे हैं कि बेच दें। तो बेचने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तोड़ना होगा और उसको रीसेल करेंगे। तो रीसेल हमको ज़्यादा किस में मिलेगा, स्टील में मिलेगा। अगर हम लोग कंक्रीट का चाहेंगे कि क्या रीसेल मिलेगा, तो उसमें मिलेगा कुछ, उसमें नहीं कुछ मिलेगा, उसको तोड़ के ऐसे ही हम लोग फेंक देते हैं। उसमें जो स्टील होता है रेडवुड कंक्रीट में, उसका हम लोग भले रीसेल कर देते हैं, लेकिन टोटल कंक्रीट सहित कहीं पे रीसेल नहीं होता, वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ स्टील क्या होता है। तो डिसएडवांटेज में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टील व्हेन प्लेस्ड इन एक्सपोज कंडीशन इज प्रोन टू कोरेजन। देखिए स्टील को हम लोग क्या करेंगे, बिना पेंट किए या बिना कुछ उसमें क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टर कुछ प्रोवाइड किए बिना अगर हम लोग प्लेस कर देते थे, तो उसमें क्या चांस होता है कि वो कोरेजन हो जाएगा। कोरेजन मतलब जंग लग जाएगा। अगर स्टील में जंग लग जाएगा तो वो क्या होगा, बेकार हो जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, किसका, स्टील का। अब हम लोग देखते हैं बी नंबर। स्टील इज प्रोन टू फायर एंड इट्स स्ट्रेंथ रिड्यूस considerably due to high temperature, and thus steel structure requires separate fireproof treatment which increase the cost of structure। देखिए क्या होता है कि स्टील अगर फायर के नज़दीक जाए, जहाँ आग है वहाँ अगर आग में चला गया हमारा कंस्ट्रक्शन, कोई भी आग के संपर्क में जाएगा, हालांकि सब कोई भी कंस्ट्रक्शन हो वो तो भाई उसमें डिस्ट्रॉय होगा ही, लेकिन एज कंपेयर टू कंक्रीट हम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि स्टील ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ का कमी पाया जाता है। तो इसके लिए अगर फायर प्रूफ बनाना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करना होगा। फायर प्रूफ करने, स्टील को फायर प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवल्स प्रोसेस को हम लोग उसमें यूज करते हैं जिससे कि वो फायर प्रूफ हो, ठीक है। तो आप लोग ने पहले बिल्डिंग मटेरियल में पढ़े होंगे एवल्स प्रोसेस, ठीक है। तो उसको हम पढ़ाने नहीं जा रहे, लेकिन हम आपको नॉलेज के पर्पज़ से बता दिए, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं सी नंबर। स्टील स्ट्रक्चर व्हेन सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोड एंड रिवर्सेबल ऑफ स्ट्रेसेस अंडरगो फटीग। दिस फटीग रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। देखिए इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि समझेंगे रिवर्सेबल लोड क्या है, साइक्लिक लोड क्या है। देखिए साइक्लिक लोड क्या होगा कि मान लिया जाए कि कोई ब्रिज है तो उस पर क्या होगा कि ट्रेन आ रही है जा रही है, तो वो क्या होगा कि कंटिन्यूसली उसमें लोड लग रहा है, दोनों साइड से लग रहा है, तो वो एक तरह का साइक्लिक लोड हो गया। और उससे क्या होगा, रिवर्सेबल स्ट्रेस उसमें जनरेट हो जाएगा।
और उससे क्या होगा, फटीग होगा। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वायर ले लेते हैं, तार ले लेते हैं। आप लोग ने तार देखा होंगे कि घर उड़ बांधने में या किसी में यूज करते हैं, तो उसको क्या कीजिएगा, तार को लेके फिर उसमें क्या कीजिएगा, ऐसे ऐसे उसमें दोनों तरफ से क्या करेंगे, हम लोग मोड़ते रहेंगे। ऐसे मोड़ते 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 क्या होगा, थोड़ा देर में ये क्या हो रहा है, उसमें रिवर्सिबल लोड लग रहा है, ठीक ना, ऐसे ऐसे लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, रिवर्सिबल स्ट्रेस लग रहा है। थोड़ा देर में क्या होगा, वो कि अपने आप वो टूट जाएगा। तो इसी को टूटने का कारण क्या होता है कि वो फेल हो जाता है। तो आप लोग समझ लिए, ये पॉइंट भी समझ लिए। अब डी नंबर समझते हैं। कैपिटल कॉस्ट इज हायर देन अदर स्ट्रक्चरल मटेरियल। तो ऑब्वियसली है कि भाई जब जो जो अच्छा चीज़ होता है उसके लिए हमको अच्छा पेमेंट भी करना होगा। जब इसका लाइफ स्पान अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, तो इसमें हम लोग को क्या होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा देना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग कंक्रीट का कहीं बना रहे हैं तो उसके कंपेरिजन में ये बहुत हाई इसमें क्या लग जाता है, कॉस्ट लग जाता है। तो ये हम लोग डिसएडवांटेज देख लिए। अब देखते हैं क्या कि लोड ऑन स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। देखिए लोड दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट एक्शन होता है, इनडायरेक्ट एक्शन होता है। तो इसमें देखते हैं कि डायरेक्ट एक्शन क्या होता है और फिर उसके बाद देखेंगे इनडायरेक्ट एक्शन क्या होता है। तो डायरेक्ट एक्शन में मीन्स क्या कि कोई भी स्ट्रक्चर पे डायरेक्टली जो लोड प्रोवाइड होगा उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्शन होगा। जैसे कि डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, स्नो लोड हो गया, विंड लोड हो गया, ये सब क्या है कि डायरेक्टली उसमें लोड प्रोवाइड हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्शन बोलेंगे। तो जितना भी डायरेक्ट एक्शन का इंटेंसिटी है वो सब डिफरेंट डिफरेंट कोड में डिस्क्राइब है। जैसे कि देखिए इसके लिए कौन कोड यूज करते हैं, IS 875 पार्ट 1 to 5। देखिए ये कितना है, 1 से 5 पार्ट में डिस्क्राइब है, जिसमें कि देखिए जैसे कि पार्ट 1 हो गया तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेड लोड के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट 2 हो गया लाइव लोड के बारे में, पार्ट 3 हो गया विंड लोड, और पार्ट 4 में स्नो लोड, एंड पार्ट 5 में अदर पॉसिबल लोड जो भी होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद अर्थक्वेक लोड भी जो है वो भी एक क्या है, डायरेक्ट एक्शन लोड है। तो उसका IS कोड क्या है, 1893। क्या है यहाँ देख लीजिए, IS कोड क्या है 1893। ये क्या है, अर्थक्वेक लोड के लिए होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर जैसे कि डेड लोड क्या है, लाइव लोड क्या है, स्नो विंड, ये स्नो और विंड तो आपको पता ही होगा। डेड लोड क्या होता है कि जो भी स्ट्रक्चर है उसका स्वयं का वेट जो होगा उसको क्या बोलेंगे, डेड लोड बोलेंगे। और लाइव लोड क्या बोलेंगे, जैसे ब्रिज हो गया, ब्रिज पे व्हीकल्स आ रहा है, व्हीकल्स मतलब कार, मोटर कार, उसके बाद ट्रक, ये सब क्या हो गया, लाइव लोड हो गया। जैसे बिल्डिंग में हम लोग मूव करते हैं तो वो क्या हो गया, लाइव लोड हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइव लोड। और विंड लोड और स्नो लोड तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। और अर्थक्वेक लोड के बारे में आप लोग को पता ही होगा। अब देख लेते हैं इनडायरेक्ट एक्शन क्या होता है। इनडायरेक्ट मतलब वही आप लोग सिंपल से वर्ड जानिए कि जो डायरेक्टली उसमें हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं लेकिन वो इनडायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली लोड में हम लोग देखेंगे, देखिए इसमें देखते हैं, मैनी एट टाइम्स लोड एक्ट ऑन द स्ट्रक्चर indirectly like due to the temperature changes, settlement, deformation, etc. These indirect load also need to be taken into account in the designing process. इनडायरेक्ट लोड में क्या हो गया, देखिए टेम्परेचर चेंज करने के कारण क्या होगा, हमारे स्ट्रक्चर में स्ट्रेस जनरेट होगा, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिजाइनिंग में काउंट करेंगे, ठीक है। सेटलमेंट, जैसे मान लिया जाए कि आपका ब्रिज है, ब्रिज का पायर है, ठीक है, ये मान लिया जाए कि ये ब्रिज है, इसका ये पायर है, ठीक है। ये क्या हो गया, अगर ये ब्रिज का मान लीजिए कि कहीं पे सेटलमेंट मतलब क्या, ये धंस गया, अगर कहीं पे धंस गया तो ये क्या होगा,
ये थोड़ा सा क्या होगा, टेम्पर्ड हो जाएगा। तो इसके कारण भी क्या होगा, हमारे स्ट्रक्चर में स्ट्रेस आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोले, इनडायरेक्ट एक्शन। तो इसको भी हम लोग को काउंट करना होगा, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, एक डिफॉर्मेशन जान लेंगे। इसी ब्रिज में है, इसी में क्या हो जाएगा, क्या होगा, जैसे कि मान लिया जाए कि ये डिफॉर्म कर गया, ठीक है, स्ट्रक्चर ये डिफॉर्म कर गया, तो उससे भी स्ट्रेस जनरेट होने लगेगा। ये आपका बीम है, बीम में स्ट्रेस जनरेट होने लगेगा, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे किसमें, डिजाइनिंग प्रोसेस में। तो ये आपका क्या था, फर्स्ट यूनिट लगभग समाप्त हो गया है। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। तो देखिए, इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आपको, इसमें इस यूनिट में जो भी प्रॉब्लम होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका हम लोग अगले वीडियो में सल्यूशन खोजेंगे, ठीक है। उसमें आपको डिटेल से हम लोग बता देंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।